इवनिंग जी। राइट ऑन द लास्ट फैक्टर। 4 फैक्टर डिस्कस कर लिए थे ना हमने। लास्ट फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसके अंदर आप लिख लो, इसमें आप लिख लो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल्स एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होती है, ये आपने सेकेंड चैप्टर में सीखा था। ठीक है जी। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है जी, बड़े आगे क्वेश्चंस करना शुरू करें। आपके सामने क्वेश्चन है कि बेरिलियम और बोरोन में किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आप एनर्जी सप्लाई करोगे उसे हम बोल रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेरिलियम और बोरोन के अंदर किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? बोरोन की ज़्यादा होगी। भाई आंसर आया मेरे पास बोरोन की ज़्यादा होगी। ठीक, सॉरी, बोरोन की ज़्यादा होगी। आंसर मेरे पास आया है। किस बेसिस पे बोला आपने बोरोन की ज़्यादा होगी? एटॉमिक नंबर, मतलब आप कहना चाहते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों ने आंसर दिया है ना, ये एक्सपेक्टेड आंसर है। मुझे आपसे इसी आंसर की ही उम्मीद थी और ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। पहले आप बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2। बोरोन की लिखो 1s2 2s2 2p1। ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट कुछ याद है? पेनिट्रेशन इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया था? पेनिट्रेशन इफेक्ट सेम शेल में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, आप बताओ बेरिलियम में से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे कौन सी शेल से निकालोगे? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। ठीक है, बेरिलियम से लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल से निकालोगे? ये मुझे कह रहा था। बोरोन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? इधर देख के बताओ ना, पी से निकालोगे ना। आप लोगों ने पढ़ा था कि एस का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है सेम शेल में ही एप्लीकेबल है। तो बेरिलियम के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 2s से निकाल रहे हो, बोरोन के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 2p से निकाल रहे हो। और हमें पता है 2s का पेनिट्रेशन किससे ज़्यादा है? 2p से ज़्यादा है। इसलिए बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी किससे? बोरोन से। ठीक है जी भाई, बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन। ठीक है जी, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो। ठीक है, ये फैक्टर आपने यूज करा है, आई थिंक तीसरा फैक्टर है ये। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी आप लोगों ने पढ़ा था, उसका तीसरा फैक्टर हमने यूज करा है पेनिट्रेशन इफेक्ट। और पेनिट्रेशन इफेक्ट के अंदर क्या बताया था? अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है उसको निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बताओ। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बताओ किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बताओ। नाइट्रोजन की किस बेसिस पे सर जी? इस बेसिस पे? अच्छा, देख लेते हैं एक बारी। 1s2 2s2 2p3। ठीक है जी, 1s2 2s2 2p4। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p से निकालना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p से निकालना है। कहाँ से लग रहा है पेनिट्रेशन इफेक्ट? आपके हिसाब से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? भाई लॉजिकली
तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, जैसा आपको सिखाया है कि एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ऐसा ही कुछ पढ़ा है ना। तो इसके हिसाब से तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, सही बोला मैंने। बट अब देखो ज़रा ध्यान से, इधर जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 2p से निकाल रहे हो, उधर भी 2p से निकाल रहे हो, बट ये वाली 2p की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, हाफ फिल्ड है। ये क्या है, नीदर हाफ फिल्ड नॉर फुल्ली फिल्ड। भाई पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6 जाते हैं ना, कितने हैं, हाफ फिल्ड है। तो अभी 5वां फैक्टर सिखाया है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सब्सटेंस और एक्स्ट्रा स्टेबल। तो लॉजिकली इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट इसकी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो नाइट्रोजन में से, वो हाफ फिल्ड सब्सटेंस में से निकाल रहे हो। हाफ फिल्ड सब्सटेंस, ठीक है जी। और ये है आपका नीदर हाफ फिल्ड नॉर फुल्ली फिल्ड। ना तो ये हाफ फिल्ड है, ना तो ये फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, अरेंज हाँ जी करो। अरेंज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इंक्रीजिंग ऑर्डर वर्ड यूज हुआ है, तो छोटे से बड़े को आप अरेंज करोगे, ठीक है जी। अरेंज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। चुटकियों में ये सवाल हो जाना चाहिए आपसे। हो गया होगा आपसे। ग्रुप 1 के कौन से एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 1 का कौन कौन सा एलिमेंट होता है बताओ। अरे कराया तो था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। आपने इन एलिमेंट को अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कहने का मतलब है पहले आप उस एलिमेंट को लिखोगे जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का यही मतलब है, ठीक है ना। गलत मत लिख देना ऑर्डर, पता चले पेपर के अंदर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख कर आ रहे हो, पूछा गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर कट जाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, तो पहले किसकी होनी चाहिए कम, फ्रांशियम की कम होनी चाहिए, फिर सीजियम की ज़्यादा, फिर रुबिडियम। अरे डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, पहला फैक्टर। अच्छा आप थे नहीं। ग्रुप 1 का आंसर आ गया, लिथियम की ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप 2 बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बापूरा जी, ठीक है जी। तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ज़्यादा तो बेरिलियम की होनी चाहिए। तो ऑर्डर क्या बनेगा आपका, रेडियम, फिर आपका आ जाएगा बेरियम, फिर आपका आ जाएगा स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा। पहले आप उसको लिखोगे जिसका डेटा, जिसकी वैल्यू कम है, फिर आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते चले जाओगे। आ रहा है कुछ समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर आयनाइजेशन एंथैल्पी 1
नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. कंपेयर आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 and ionization enthalpy 2 of oxygen and nitrogen. बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के करना हो जाएगा. कंपेयर आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और 2 दोनों कंपेयर करना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के करना हो जाएगा. पहले आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, आधा दिमाग वहीं शुरू हो जाएगा आप लोगों का. बाकी मैं एज्यूम कर रहा हूँ आधा पहले से ही चल रहा है. हो गया बस. अब देखो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी तो मैंने कराई है आपको. पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी तो करा दी, तुम्हारी सखी कहाँ गई? तो सेकंड करो ना भाई. अगर एक ये वाला क्वेश्चन दोबारा पूछे तो क्या हो गया? तो लिखो ना. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4. नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3. तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 होगी किसकी? नाइट्रोजन की, वो ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन. ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको. ऐसी आ रहा है समझ में? क्योंकि जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 2p में से, ये हाफ फील्ड है. नीदर हाफ फील्ड नॉन फुल्ली फील्ड लिखा हुआ है कहीं. ये रहा. तो पहला तो केस से समझ में आ गया, ईजी था. अब इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तभी मुझे आगे ये कहानी समझ में आएगी. 1s2 2s2 2p3. जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही आंसर करेगा. 1s2 2s2 2p2. अब मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में निकाल दिया है, तो ये स्पीशीज क्रिएट हो गई है. अब आपने मुझे बताना है कि इसमें से जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूं दोनों में से, तो किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? हाँ जी, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से निकालोगे 2p में से, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर भी 2p में से निकालोगे. बहुत ईजी है. तो किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? सेकंड वाली. किनको बोला? पूछा तो मैंने. ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी बिकॉज ये हाफ फील्ड है. ठीक है जी, ये हाफ फील्ड है आपका. अब नीचे वाली स्पीशीज ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल्ली फील्ड है, ऊपर वाली हाफ फील्ड हो चुकी है. तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ O प्लस इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन. समझ तो आ रहा है ना? चलो फिर से क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए. तुम चुप रहना, ठीक है? कंपेयर आयनाइजेशन एंथैल्पी, कंपेयर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज. जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. पहली वाली हाँ एन पॉजिटिव. सॉरी नहीं, एन पॉजिटिव नहीं. अगर सेकंड बोल रहा हूँ तो न्यूट्रल कर दो ना इधर. ये ठीक कर लेना भाई, सेकंड न्यूट्रल हो जाएगा दोनों. सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे आंसर नहीं मिलेगा आपको. क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. मैंगनीज 25
सारा सेम रहेगा यहाँ तक, ये यहाँ बदल जाएगा, सॉरी 4s2 3d7। हाँ जी 3d7 नहीं 3d5। हाँ जी पहली वाली बता दो, पहली वाली किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। पहले आप मुझे ये बताओ, रुको रुको रुको, पहले आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे? इसमें से अगर आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना हो किस में से निकालेंगे, पहले आप ये बताओ। हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, किस में से निकालेंगे? क्यों 3D से क्यों नहीं निकालेंगे? 3D से क्यों नहीं निकालेंगे? हाँ जी ठीक है, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से निकलेगा। ठीक है, थोड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने के बाद ये क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा। अब आप मुझे आंसर करें, इसकी फर्स्ट ज़्यादा होगी, इसकी फर्स्ट ज़्यादा होगी? वेरी गुड, मैंगनीज की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s से निकल रहा है, इधर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s से निकल रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि ये फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, या आप ये भी कह सकते हो न्यूक्लियर चार्ज मैंगनीज का ज़्यादा है, क्रोमियम का कम है। ठीक है जी, आप ये भी कह सकते हो। तो आंसर इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम। अब आपने सेकंड कंपेयर करनी है। हाँ जी आपकी टर्न है सर जी। ठीक है, बताएं आप मेरे को ना बोले बताने के लिए। हाँ जी कीजिए फटाफट से, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आप। Cr प्लस 24 4s0 3d5, मैंगनीज प्लस 25 4s1 3d5। चलो बताइए सर जी, मैंगनीज की होगी? क्यों? मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, अब यहाँ से निकाल रहे हो S से, आई नो ये हाफ फील्ड है, बट क्रोमियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो 3D से निकाल रहे हो, ये भी हाफ फील्ड है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना, ये ज़्यादा स्टेबल होगा? 4 बन जाएगा, तो 4 ही तो बनाना है। अरे भाई आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, कहाँ से निकालोगे? इस वाले केस में यहाँ से निकालोगे, इस वाले केस में यहाँ से निकालोगे। अब आप मुझे बता दो 3d5 और 4s1 में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है? 3d5। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा होगी इस वाले से। तेज पढ़ा रहा हूँ तो नहीं क्लियर हो रहा? तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज। 3d5 से निकलेगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4s1 से निकलेगा। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये लेस, तो उससे क्या मतलब हमें फ़र्क पड़ रहा है? 3d4 हो जाएगा, हमें तो इलेक्ट्रॉन निकालना है बस। वो ऑब्वियसली बात है 3d4 होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितनी एनर्जी देनी है वो जानना है। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बनकर आ रहा है वो हमें नहीं जानना अभी फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बोलू। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 मतलब IE1 लिख लेना, ये आया ना समझ में? आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 कॉमा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3, मतलब IE1 IE2 एंड IE3 of the element are 450, 700 and 1600 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी दे दी है मैंने आपको। पहले वाले की, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी दी है? 450। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी दी? 700। जाहिर सी बात है बढ़ेगी, ये तो आपने सीख ही लिया था। और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी दी है? 1600 किलो जूल पर मोल। आ रहा है ना समझ में? अरे हाँ हूँ तो कर दिया करो। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट।
कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं एलिमेंट के। चलिए बताइए फटाफट से। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट, मतलब आप ये सोचो कि आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी पकड़ा के पूछ रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो क्वेश्चन अच्छा है, दमदार क्वेश्चन है। आप ट्रेंड को समझने की कोशिश करो, वैल्यूज बढ़ रही है, ठीक है। आंसर बहुत आसानी से बता पाएंगे आप। हो गया? नहीं हुआ? देखो, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी सप्लाई की गई है 450, है ना। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की गई है 700 बढ़ गई है। ये तो जाहिर सी बात है। आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या बन जाएगा? कैटायन। कैटायन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। क्योंकि कैटायन का साइज़ छोटा हो गया तो आयनाइजेशन दर भी बढ़ जाएगी। तो I2 भी ज़्यादा है I1 से, ये भी क्लियर हो गई, है ना। तो एक बात बताना, I1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, I2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इतना क्लियर है? बस समझ आ रहा है। IE1 कितना है? 450 यूनिट इज किलो जूल पर मोल। IE2 कितना है जी? 700 किलो जूल पर मोल। तो जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो कैटायन बन गया। एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, कैटायन बन जाएगा ना। कैटायन का साइज छोटा हो जाएगा, तो आयनाइजेशन दर भी बढ़ जाएगी। तो आपने फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो देखो, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की गई है वो पहले वाले से ज़्यादा है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो मुझे ये डेटा समझ में आ रहा है कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, है ना। IE3 कितनी है भाई? तीसरा इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला तो भाई साहब आप देखो, इसका भी डबल हो गया। हाँ, डबल से भी ज़्यादा हो गया। मैं आज अच्छी है तुम्हारी, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया। एक बात बताना, ऐसा कब होता है जब आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है? जब अबे यार, ऐसे कौन से केसेस होते हैं जब आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने का मतलब है जहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो सबशेल बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बहुत ज़्यादा स्टेबल का मतलब क्या है? फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड। ये बात क्लियर हो गई। अब आप मुझे बता दो, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो शेल आपकी फुल्ली फिल्ड आ जाएगी? ग्रुप ही नहीं है पूरा। मैंगनीज, ये रहा मैंगनीज, ये रहा, तो हाफ फील्ड आ रहा है भाई। और एक और चीज़, यहाँ पे आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हो ना, सॉरी मैंगनीज की बात कर रहे हो, ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ये आ गया। हाँ, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जरा कितने हैं यहाँ पे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 5 7 है। अरे ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पीछे के सारे आपके वो है, क्या कहते हैं, ग्रुप 12। ये जो एलिमेंट है ना आपका, ये S ब्लॉक का एलिमेंट है। आप ये देखो, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, डबल से भी ज़्यादा निकल गई है, 700 का डबल 1400 से भी ज़्यादा निकल रही है। तो कहने का मतलब है, आपने NS2 लिया, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, क्या बनकर आ गया? NS1। आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, I2, ठीक है जी, क्या बनकर आ गया? NS0। अब NS0 के बाद कौन सी शेल होगी? N-1, और वो फुल्ली फिल्ड होगी। डी ले लो आप, फुल्ली फिल्ड होनी चाहिए, तभी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, तभी तो डबल से ज़्यादा आ रही है। 700 का डबल इज़ 1400 से भी 200 ज़्यादा है। यानी कि जो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो आप स्टेबल सबशेल से निकाल रहे हो, ठीक है जी। तो ये आपका IE3 हो गया। आंसर इज ग्रुप 2 एलिमेंट। एलिमेंट नहीं बता सकता मैं, ग्रुप 2 एलिमेंट। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। लिखो इसके अंदर। तो एनर्जी का भाई वहाँ तो और ज़्यादा एनर्जी होगी, साइज छोटा हो जाता है बहुत ज़्यादा वहाँ। लिखो सिंस there is large difference, since there is large difference between IE2, since there is a large difference between IE2 and IE3, और ऐसा होता है, सुनो उधर आपके पास, सुनो अगर आप डी ब्लॉक तक भी जाएंगे ना तो ये भी ज़्यादा होगी वहाँ, ये भी ज़्यादा होगी, साइज छोटा होता है। Since there is large difference between IE2 and IE3, which indicates that there should be change of shell. There should be change of shell for removal of third electron since there is large difference between IE2 and IE3, which indicates that there should be change of shell for removal of third electron. Hence element should have two electrons hence element should have two valence electrons बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the energy change involved for the above reaction ठीक है जी। गिवन क्या है आप लोगों के लिए? ए प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ए प्लस A2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, IE1 450, IE2 700। करो। जो ऊपर वाली रिएक्शन आप लोगों के लिए दे रखी है ना, आपने इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है। बदले में नीचे 2 स्टेप्स दिए मैंने। इस वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको निकालनी है, बदले में ये 2 स्टेप्स दिए हैं। नेक्स्ट मैं भूला भी नहीं हूँ। हो गया? ये तो सबसे इजी है। हो गया? नहीं हुआ? अभी तो ट्राई कर लियो, क्वेश्चन लिखो। ये ट्राई करने में आंखों से ट्राई हो जाता है।
क्या आंसर आ रहा है? 850, सॉरी 750, नहीं 750 नहीं, 712 1150। ठीक भाई, सोचो। इसको कर लो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप बोल दो सेकंड इक्वेशन। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर ए प्लस A2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐड कर दो। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ए प्लस और ए प्लस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड पर है, ठीक है ना। अगर आप इसको इधर शिफ्ट भी करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस होकर। हेसेस लॉ लगा रहा हूँ। हेसेस लॉ हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और हेसेस लॉ आपको ये बोलता है आप किसी प्रोसेस को एक स्टेप में करो या इसी प्रोसेस को मल्टीपल स्टेप में कर दो। तो मल्टीपल स्टेप्स के, ध्यान से सुनना भी और हाथों के इशारों को भी देखना। आप किसी प्रोसेस को एक स्टेप में करो या इसी प्रोसेस को मल्टीपल स्टेप में करो, तो मल्टीपल स्टेप के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज का सम सिंगल स्टेप वाली एनर्जी के बराबर होगा। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे मेन रिएक्शन आ जाएगी आपकी, मेन प्रोसेस आ जाएगा। ये रिएक्शन नहीं है, प्रोसेस आ जाएगा। ये हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो प्रोसेस आ जाएगा ये। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ए बचा, यहाँ पे क्या बचा? A2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा IE1 प्लस IE2 इज इक्वल टू 450 प्लस 700, डेट इज 1150 किलो जूल पर मोल। आया समझ में? आया समझ में? हाँ जी, आया समझ में? एलिमिनेशन तो मैंने कहीं भी नहीं बोला भाई, एडिशन ही बोला था मैंने हमेशा। हेसेस लॉ, हेसेस लॉ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ रहा है समझ में आपको? अरेंज द फॉलोइंग arrange the following in increasing order. Arrange the following in increasing order of ionization enthalpy. A part Fe2 plus Fe3 plus Fe. B part Mn2 plus Mn, Mn4 plus Mn7 plus Mn6 plus N minus N, N3 minus N2 minus। O2 माइनस O और O माइनस चलिए कीजिए। हो गया? चलो करें स्टार्ट। सारे इजी थे, सारे इजी है। सबसे पहले इधर बात करते हैं। आपको क्या बताया गया था? कैटायन का साइज छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से, और ये भी बताया था कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना छोटा होता चला जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है ना हमें, सॉरी कम से ज़्यादा करना है। तो आंसर
ए कम से ज़्यादा करना है। सबसे कम किसकी होगी? Fe की, फिर Fe2+, फिर Fe3+। बी पार्ट, सबसे कम Mn की होगी, देन Mn2+, देन Mn4+, Mn6+, Mn7+। ठीक है जी, नाइट्रोजन पर आ जाओ, सी। अब यहाँ पे माइनस आ गया है। आप लोगों ने पढ़ा था माइनस वाले का साइज बड़ा होता है, तो जिस पे जितना ज़्यादा माइनस साइन वो उतना ही बड़ा। तो सबसे कम किसकी होगी? N3 माइनस की, फिर N2 माइनस की, फिर N माइनस की, फिर N की। ठीक है जी। सिमिलरली D के अंदर हो जाएगा O2 माइनस, O माइनस और O, और E में क्या रहेगा? स्कूटी, यामाहा, ला एक्टिवा। बॉटम वाले का साइज बड़ा, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। ये आपका ग्रुप 3 का एलिमेंट है ना। लैंथनम का साइज छोटा, यट्रियम, फिर स्कैंडियम। एक कंक्लूजन निकाल ले। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद, स्पेशली दिस 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 एंड दिस, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद कंक्लूजन ये निकाला है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कैटायन ज़्यादा होगी, है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम से, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अनायन इसकी कम होगी। ये मेरा कंक्लूजन निकल कर आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आया समझ में भाई? आगे बढ़ते चलो। लिखो एक्सेप्शंस इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हेडिंग, राइट डाउन द हेडिंग, एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपके लिए क्वेश्चन है, बोरोन फैमिली की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर निकालना है। चलो करो। ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। बोरोन फैमिली की आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर निकालना है बस। इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो मुझे, डिक्रीजिंग बता दो, डिक्रीजिंग बता दो। चलो, बोरोन फैमिली ग्रुप 13, ग्रुप 13 बैंगन सॉरी, आलू, गोभी इन थैली। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इस साइड मतलब क्या? तो आपने जो लॉजिक सीखा है वो तो बता दो ना। पहले ये आएगा, यही ऑर्डर होना ना। आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाती है क्योंकि साइज बढ़ जाता है। ये आपका एक्सपेक्टेड आंसर था। बढ़िया, रॉन्ग है। ठीक है, अब सुनो जरा, पीरियोडिक टेबल निकालो। एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल। निकाल लिया? ग्रुप 13 देखो जरा एक बारी। गैलियम से पहले कौन है? अरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ना, जिंक है ना। कहने का मतलब है 3D सीरीज, और यू कैन से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, है ना। अब जरा सुन लो, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ग्रुप 3 से लेके 12 तक। सुनो इधर सुनो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आई मीन ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घटता है। ठीक है जी, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब घटना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है। क्यों छोटा हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर आप इंक्रीज करते जा रहे हो
इलेक्ट्रॉन डी में बारी बारी करके ऐड होता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज आपका घट रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ देखा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट में देखा जाता है, ये क्लियर है। बट होता क्या है, जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट होता है ना, वो ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद भी देखा जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के जस्ट बाद कौन है? गैलियम। यानी कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट गैलियम में भी देखा जाएगा, यानी कि गैलियम का साइज छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? एक बारी आप पीरियोडिक टेबल खोल के रखो, बुक है ना दोनों के पास, एनसीईआरटी निकालो, 3.19 है शायद क्वेश्चन। थोड़ा डेटा हाथ में होगा ना और अच्छा समझ में आएगा। बिल्कुल करेक्ट, 3.19 देखो जरा, पेज पलटते रहना, पीरियोडिक टेबल भी खोल के रखो, पेज नंबर 3.19 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3.19। बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, नीचे दे रखी है 801, साइज घटा, सॉरी साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। एल्यूमिनियम की देखो घट गई है, नज़र आ गया 3.19। अभी आप 3.19 देखो बस, शांति से क्वेश्चन 3.19 देखो। अभी पीरियोडिक टेबल की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ 19 देखो क्वेश्चन नंबर। बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज 801, एल्यूमिनियम का साइज बढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटी, वैल्यू कितनी आ गई? 577। लॉजिकली गैलियम का साइज और घटना चाहिए था और साइज बढ़ना चाहिए था, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटनी चाहिए थी, बट क्या हुआ? बढ़ गई है। किससे बढ़ गई? एल्यूमिनियम से बढ़ गई है। इतना क्लियर है? अब आ जाओ इंडियम पे फिर घट गई। तो ट्रेंड ही यही होना चाहिए, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटनी चाहिए, ट्रेंड यही होना चाहिए। थैलियम की और कम होनी चाहिए, बट थैलियम की बढ़ गई। यानी कि आपने ये दो एलिमेंट जानने हैं कि इनमें क्या हो गया और इनमें क्या हो गया, है ना भाई। गैलियम की घटनी चाहिए थी बट बढ़ गई, थैलियम की घटनी चाहिए थी बट बढ़ गई। ये बात क्लियर हो गई? अब सुनो, इसकी क्यों बढ़ी? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट गैलियम में भी ऑब्जर्व हो रहा है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो रहा है, आयनाइजेशन दर भी बढ़ रही है। पहले वाले का आंसर दे दिया। अब चलते हैं इधर, थैलियम से पहले देखो जरा एक बारी, थैलियम से पहले आपका कौन सा सीरीज है? 3D 4D 5D सीरीज है तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही। तो देखो ना भाई, बिना देखे नहीं समझ आएगा। पीरियोडिक टेबल खोल के देखो, बिना पीरियोडिक टेबल की नहीं बातें समझ में आएगी, हवा में ही होंगी वो सारी बातें। थैलियम से पहले कौन सी सीरीज है? 4D सीरीज कहते हैं इसे। लैंथनम, हॉफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ओजियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। ये जो एलिमेंट्स मैंने बोले हैं ये 4D सीरीज है, सॉरी 4D नहीं 5D सीरीज है। और इधर जरा देखना एक बारी, 5D सीरीज का पहला एलिमेंट 57 है, 57 के बाद सीधा कौन सा आ गया? यानी कि लैंथेनॉइड्स भी यहीं पर ही है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? पहले मैं एलिमेंट्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। थैलियम से पहले 5D सीरीज़ है और 5D सीरीज़ के साथ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स भी है। अब हम बात करते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। जिस तरीके से ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इन अ सिमिलर वे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब लैंथेनॉइड एलिमेंट्स के अंदर जो एटॉमिक साइज होता है वो अब्रप्टली डिक्रीज हो जाता है और उस डिक्रीज इन साइज को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो लैंथेनॉइड एलिमेंट्स में तो देखा जाता ही जाता है, उसके बाद वाले एलिमेंट्स में भी देखा जाता है। और लैंथेनॉइड के बाद वाले एलिमेंट यही है, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ये सारी यही है। ठीक है ना? अरे मैडम ये समझ में आया, इसका क्या मतलब होता है? पहले इधर देख के बताओ, इसका क्या मतलब होता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किस में देखा जाता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पूरी ट्रांजिशन सीरीज में देखा जाता है। एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मींस डिक्रीज इन साइज, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। तो इसी तरीके से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ने कौन सा अलग बता दिया मैंने कुछ? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज इन साइज किसके अंदर? लैंथेनॉइड के अंदर। लैंथेनॉइड नीचे रखे हुए हैं प्रॉपर्टीज वाइज नीचे रखे हैं वो। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो उसके बाद वाले एलिमेंट में भी देखा जाता है। तो बाद में तो ये भी आ रहा है, लैंथेनॉइड के जस्ट बाद में आ रहा है। अरे ये भी ये सारे आ रहे हैं, कहाँ गया? ये सारे आ रहे हैं और ये भी आ रहा है।
तो इसमें भी लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन नज़र आएगा, उसका इफेक्ट एग्जैक्टली उसका इफेक्ट नज़र आएगा, साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे ज़्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया? तो अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो बदल गया ना, अब ऑर्डर बदल गया ना। तो देखो आपने क्या ट्रिक याद रखनी है, आपको आया समझ में? नहीं आया? ट्रिक देखो क्या याद रखनी है आपको। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी था, करवा दिया है। हमारे एनसीईआरटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे डले हुए हैं जिनके रिलेटेड टॉपिक आपके इसमें बीच में ही नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, तो हमें वो भी देखने पड़ते हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में होते हैं। ठीक है, तो देख लिया मैंने आपके सामने। प्लॉट ध्यान रखना है, ये वाला जो बना रहा हूँ आपके आगे, ठीक है, ये प्लॉट ध्यान रखना है। डब्ल्यू भी देखो कैसे बना हुआ है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ये बोरोन के लिए है। सारे एलिमेंट लिख लो, ऑर्डर में लिखे मैंने, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब सबके निकाल लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। थैलियम की आ गई, गैलियम की आ गई, एल्यूमिनियम की आ गई, इंडियम की आ गई। ठीक है जी, तो सबसे ज़्यादा किसकी है? बोरोन की। फिर किसकी है? थैलियम की। फिर किसकी है? गैलियम की। फिर किसकी है? एल्यूमिनियम की। फिर किसकी है? इंडियम की। ठीक है जी, ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, वो आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। ठीक है, इसको ट्रिक क्या है इसकी लर्न करने की, इसको आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग कर दो। अब इधर देखो, ये 1 है, थैलियम को क्या नंबर दिया था 5, गैलियम को क्या नंबर दिया 3, एल्यूमिनियम को क्या नंबर दिया 2, इंडियम को 4। तो आपने नंबर याद रखना है 1 5 3 2 4। मैडम ये अच्छा तो है, बट आप ये देखो, ये वाला पॉइंट इससे कम है, ये वाला पॉइंट, सॉरी हाँ, ये वाला पॉइंट इससे कम है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपने डब्ल्यू बनाते वक्त। डब्ल्यू थोड़ी ना आपने ऐसे ही बना दिया, तभी मैंने आपको बोला। तो ये ऑर्डर करेक्ट ये रहा आपके सामने, 1 5 3 2 4 नंबर याद रख लो। ठीक है जी, और भी एक्सेप्शन है बट अभी नहीं देख पाएंगे उसे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।